हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने फंडामेंटल राइट्स जो आज पार्ट 3 में दिए गए हैं उसके बारे में एक पूरा डिटेल्ड एक क्लास लिया था, पढ़ाया था। उसमें हमने देखा कि कैसे हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, उसके एक एक क्लॉज को, एक एक आर्टिकल्स को, एक एक एक्ट्स को हमने पढ़ा था। हमने पूरे डिटेल्ड में उसको एक्सप्लेन किया है टू डिफरेंट जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स को पुट कर करके हमने सारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जिक्र करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गया है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। आज इस वीडियो में हम एक एक आर्टिकल को डिफरेंट बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स है, डिफरेंट केसेस है, उसके थ्रू भी हम देखेंगे। सबसे पहली बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो हमारी जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो इसके गाइडलाइंस दिए गए हैं उसी के बेसिस बनाएगी, ताकि जो समाज में है इक्वालिटी जो है, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का मतलब है एक ऐसा गाइडलाइंस और एक ऐसा प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं, जो वैल्यूज दिए गए हैं, उसके तहत आपको पॉलिसी बनानी है, लॉज बनाने हैं, एक्ट्स बनाने हैं। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पॉलिसी जो है, एक वर्ड, ये जो पूरा फ्रेज है जो हमारे जो पार्ट 4 में दिया गया है, ये लिया गया है हमारे जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने बोरो किया है। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक स्पेन की जो कंट्री है वहां से कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो किया था, तो हमने आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा है। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है गवर्नमेंट को, एक गाइडेंस दे रहा है कि आपको इस तरह से पॉलिसी बनाई है। और यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी अपने ब्रिटिश जो इस कंपनी इस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी इंडिया में, उसको भी एक इंस्ट्रक्शन दिया था। तो वैसे ही बेसिस पे हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसी के बेसिस पे, गाइडलाइंस के बेसिस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टैब्लिश्ड है। आज इस वीडियो में पूरा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें जिक्र है। ये दिखाता है आइडियल्स दैट गाइड द स्टेट पॉलिसी फॉर फॉर्मुलेशंस एंड लॉ इनेक्टमेंट सर्विंग एज द कंसाइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे जो संविधान के जो कंसाइंस को दिखाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है, जो आत्मा हम कह दे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, एक इंस्ट्रक्शन है स्टेट को कि आपको इस दायरे में रहकर, इस इंस्ट्रूमेंट्स के तहत, आपको इस इंस्ट्रक्शन के तहत आपको कानून बनाने हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, ताकि समाज में एकता बनी रहे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल के बेसिस पे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विजन है, और भी सारे जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका भी विजन है। और उन्होंने कहा है नोबल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें फिलॉसफी है हमारे पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो पॉलिसी है उसमें हमारा फिलॉसफी दिखता है। और इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन्स है, जैसा मैंने कि बताया, यह आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, और आयरिश तो खुद उसका इन्फ्लुएंस स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाता है। इसकी लेगेसी के बात कहें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 1935 है, उसी की तरफ बेस्ड है ये हमारी डीपीएसपी। यह प्रोवाइड करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? जहां पे लोग अपने लीडर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुन सके। तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक दिया जाता है, ताकि आप सामाजिक लोगों में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में एक डेमोक्रेसी दे सके, आप उन लोगों को अपलिफ्ट कर सके। ये एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए है, ताकि जो समाज हमारा बने एक वेलफेयर स्टेट हो, और एक इक्वालिटी बनी रहे लोगों में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम्स टू एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी complementing our existing
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दिखाता है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारा डीपीएसपी दिखाता है। दे रिप्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन फॉर मॉडर्न इंडिया। ग्रोविन ग्रेविन और ऑस्टिन ने कहा है कि जो कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेन जो ये कह दे कंसाइन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का दोनों का मेल है, जोड़ है। आर्टिकल 37 का जो फाउंडेशन है, जो कहता है कि गवर्नेंस को गाइडलाइंस देती है कि आपको इस तरह से काम करना है, वह आर्टिकल 37 का ही फाउंडेशन यहीं से दिखता है। मिनरवा मिल्स का लेगेसी है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को दोनों साथ चलना चाहिए। मिनरवा मिल्स केस में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे संविधान के, और दोनों को साथ चलना चाहिए, ना कि फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा उनके कहने का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को अगर हमें बचाना है या फिर फंडामेंट्स को लागू करना है या फिर डीपीएसपी को लागू करना है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को साथ चलना होगा। एक ओवरलैप जैसा नहीं होना चाहिए, दोनों को पैरेलल चलना होगा, तब जाके है हमारे जो वेलफेयर स्टेट की हम जो ख्वाहिश या हमारे सपना है वो पूरा हो सके। की फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो क्या क्या है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखा जाता है, जो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, यह नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब हम इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, बट इसे इम्प्लीमेंट करना होगा पब्लिक के ओपिनियन पे। मान लो कभी ऐसा पब्लिक का ओपिनियन आ जाए कि ये चीजें हमें चाहिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कुछ चीजें जो दी गई हैं, जो आगे देखेंगे हम, तो चाहते हैं कि जैसे इन्फॉर्म सिविल कोड है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे जो गाइडलाइंस उसमें दिया गया है, तो लोग ही डिमांड करने लग जाए कि अब इन्फॉर्म सिविल कोड होना ही चाहिए, तो इस टाइम पे सोचा जा सकता है, सरकार यह वायदा कर सकती है कि मोरल ऑब्लिगेशन के बेसिस पे हम इसे लागू कर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस क्या कहता है, सर्व एज अ रिकमेंडेशन फॉर स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, यानी यह दिखाता है कि यह रिकमेंडेशन है कि स्टेट जो है अपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन में उसको डिस्कस कर सके। यह वेलफेयर स्टेट को प्रिंसिपल्स बेस्ड है। मैंने कहा था कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक गाइडलाइंस दी गई है ताकि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट हो। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को अगर छोटे एक अच्छे तरह से एक सिंपलर वर्ड में कहा जाए, तो आप एक अज्यूम कीजिए, एक एग्जांपल रख के देखिए, एक सिचुएशन को पुट करके देखिए। मान लीजिए अभी इलेक्शन आने को है, ठीक? उस टाइम पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो मतलब एक कुछ ना कुछ ऐसे वायदे होते हैं जो लोगों से करते हैं कि ये सब चीजें अगर हम आ गए सरकार में तो हम ये सब वादे आपके पूरे करेंगे। तो ये मैनिफेस्टो है, हर एक पार्टी यूज करती है उसे, कि मैनिफेस्टो है, लोगों को लुभाती है, लोगों को कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। इस सारे तरह के जो रेवड़ी कल्चर जिस तरह कहते हैं कि लोगों को कुछ चीजें बांट देंगे, फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारी चीजें वो वायदे करते हैं उस टाइम पे। तो मान लीजिए वायदे किए उन्होंने कि हम ये सब चीजें करेंगे सरकार में आने के बाद। मान लीजिए वो जिस पार्टी ने कुछ ज्यादा वायदे किए थे वो सरकार में आ गई, पब्लिक इस बात पे कोर्ट में नहीं जा सकती कि उन्होंने उनसे वादा किया था ये सब चीजें देंगे, क्योंकि वो मैनिफेस्टो है, एक गाइडलाइंस के तौर पे है उनको कि हाँ हम ये सब चीजें करेंगे अगर सरकार में आ गए थे। लेकिन यह जस्टिशियबल नहीं, मतलब आप इसके लिए दरवाजा खटखटाना चाहते हो, तो डीपीएसपी भी कुछ ऐसा ही है। ये सब गाइडलाइंस है, जो भी गवर्नमेंट होगी ये सब चीजें कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये उनके विल के ऊपर है, और थोड़ा बहुत पब्लिक के ओपिनियन के ऊपर भी है। अगर पब्लिक चाहे तो गवर्नमेंट को फोर्स करके ये सब चीजें लागू करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने ओपिनियन दे सकती है कैसे करनी, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे केसेज में, जैसे शाहबानो केस में हो, सरला मुदगल केस में, इस बात का क्लियर कट उन्होंने बात कही हुई है कि स्टेट शुड हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारी संसद है उसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा जो थ्रू आउट इंडिया काम करता हो। तो यह क्या है, पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो ठीक ऐसा एग्जाम्पल रखना है कि मैनिफेस्टो जैसे हम लागू करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, डीपीएस में जा सकते हैं। आर्टिकल 36 जो है,
आर्टिकल 36 से 51 का पूरा जिक्र डीपीएसपी में है। तो 36 कहता है कि जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है, जो फंडामेंटल राइट्स में, वो सेम डेफिनेशन यहाँ भी है। याद कीजिए आर्टिकल 12 में हमने क्या क्या बताया था। जो स्टेट की डेफिनेशन क्या 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 था कि वो सारे गवर्नमेंट्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके सारे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेचुटरी बॉडीज, जो भी प्राइवेट बॉडी जो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट का काम कर रही हो, सारी होंगी। तो कौन कौन से देखेंगे? लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज, ऑल अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज है सारे, लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज, ग्राम सभा, जितने भी सारे हैं वो स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। तो स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 और 35 दोनों का ही सेम है। और आर्टिकल 37 वो सीधा गाइडलाइंस के तौर पे कहता है कि स्टेट को जो गवर्नमेंट है उसको इस पॉलिसी के तरह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करना होगा, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत पॉलिसी बनानी होगी। अगर हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को थोड़ा कंपेयर करें तो कुछ इस तरह से कंपेयर करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव राइट्स है। नेगेटिव राइट कैसे है कि यहाँ पे जो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा देती है, लिमिट्स लगाती है कि आपको ये काम नहीं करना है। और स्टेट पॉलिसीज एक पॉजिटिव राइट्स है स्टेट के लिए कि वो ये सब काम आपको करना है। तो नेगेटिव राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट। पॉजिटिव राइट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पर्पस। पॉजिटिव कैसा है? ये प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये सोशल और इकोनॉमिक राइट को प्रमोट करने के लिए है। सरकार को गाइडेंस दिया गया है कि आप सोशल इकोनॉमिक के बेसिस पे आप जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं फिर स्टेट क्रिएट करने के लिए आपको ये सब काम करने हैं, गाइडलाइंस दिया हुआ है। ये रिक्वायर स्टेट एक्शन, इसमें स्टेट का एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट्स में ये स्ट्रिक्ट करता है स्टेट को, ये लगाम लगाई थी स्टेट के ऊपर, इस चीज नहीं करना है कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लेना है, आपको राइट टू इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे चलना है कि सभी के लोगों के कानून को प्रोटेक्ट करना है। यह इंडिविजुअल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। यह वेलफेयर डेवलपमेंट पे फोकस करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और यह डायरेक्ट फोकस करता है इंडिविजुअल के बेसिस पे कि आप एक इंडिविजुअल के क्या क्या राइट्स हैं उसको फोकस करता है। और ये इमीडिएटली इन्फोर्सेबल है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स पे जब भी ऐसा होगा कि उसका हिट हुआ हो या फिर उसका उल्लंघन हुआ होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यह नॉन जस्टिसिएबल है। बीएन राव ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो विजन था वो कहता है कि राइट्स को जस्टिसिएबल और डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल इसलिए रखा ताकि कि एक तो मैंने उस सिचुएशन में बताया कि हमारा संविधान जो हमारा जो उस टाइम पे कंट्री था एज ए नेशन उतना इकोनॉमिकली डेवलप नहीं था, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि सारे जो डायरेक्टिव को लागू कर दे। और ये भी देखा कि सोसाइटी जो अभी है उतनी तैयार नहीं है, अभी जस्ट पार्टीशन से उभरी है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज रिलीजन्स में बदली हुई है, नया नया है, तो सब चीज़ें लागू करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो हमारे जो मेन राव जो एडवाइजर थे हमारे बहुत सारे, उन्होंने दिया था कि फंडामेंटल की जो राइट्स है उसको जस्टिसेबल रखना है और डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल रखना है, ताकि बाद में लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो गवर्नमेंट को गाइडेंस वो तो दे ही दिया जाएगा। और जस्टिसेबल राइट कहा था और नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल्स कहा था डीपीएसपी को। और इसको हम जो हमारे गाइडलाइंस दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टेट पॉलिसी में, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। याद रखना ये कानून जो हमारा संविधान में ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है जैसे हम अभी पढ़ेंगे। हमने या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने 3 भाग में उसे बांट दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो गाइडलाइंस है उसको 3 पॉलिसी में बांट दिया, 3 पार्ट्स में कर दिया। पहला रख दिया सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे, थर्ड वाला रख दिया लिबरल इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे बात करता है। जो सामाजिक आइडियाज हैं जो एक वेलफेयर स्टेट को बनाने के ऊपर रखता है, उसके सोशल प्रिंसिपल्स को एक अलग भाग में रखा है। जो गांधी जी की प्रिंसिपल्स थे, जो गांधी जी की जो सोच थी, जो उनका विजन था, उसके पर्पस उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से उन्होंने कुछ पार्ट्स को ऐसे रखा, जैसे विलेज सेल्फ गवर्नेंस है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में जो बात गांधी जी करते थे, स्वदेशी जो बात करते थे, लोगों को कहते थे खुद से कपड़ा इस्तेमाल, खुद का कपड़ा इस्तेमाल करो, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करो।
तो उसके प्रिंसिपल के बेसिस पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बांट दिया गया। थर्ड था लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म की, जो लिबरल्स जो बात करते हैं कि ये इक्वालिटी होनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, और इंटरनेशनल पीस जो इंटेलेक्चुअल की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो तीन क्लासिफिकेशन बांट दिया गया, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। चलिए अब एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम देखें तो दिस प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सिंपल सी बात है, ये सिंपल सोशियलिस्ट आइडियोलॉजी को दिखाता है जो कि हमने अभी देखा। लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट एंड एमिंग प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो न्याय देने की बात होगी वो सोशलिस्ट में होगी। तो पहला वाला देखिए, आर्टिकल 38 सोशल जस्टिस की बात करता है, यानी सामाजिक न्याय की बात करता है, यह प्रमोट करता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइज इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इनक्वालिटी, यानी जो आर्थिक तौर पे से जो इनक्वालिटीज है, इकोनॉमिकल इनक्वालिटीज है, जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इनक्वालिटीज खत्म करने के लिए, इनको रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, और अपॉर्चुनिटी बेस्ड इनक्वालिटीज को मिनिमाइज करने के लिए यह आर्टिकल 38 है जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आर्टिकल 39 कहता है स्टेट पॉलिसीज में इंश्योर्स लाइवलीहुड इक्वालिटी, जो इक्वालिटी है जीने के तरीके उसको एक बनाए रखना है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्स में होना चाहिए अच्छे तरीके से होना चाहिए, सभी को बराबर हक मिल सके, उसके बात करेंगे। प्रिवेंट वेल्थ कंसंट्रेशन, धन का इकट्ठा किसी एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक चीज में एक ही इंसान की मोनोपोली हो, उसको नहीं रखना है। और इक्वल वेज यानी इक्वल पे, यानी जिसने जितना काम किया है उस पूरे, जिसने एक पूरे समुदाय ने एक पूरे कौम, एक पूरे जो लेबर फोर्स ने जितना काम किया उसी के हिसाब से इक्वल वेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ वही काम किसी ने उतना ही घंटे किया हो उसके लिए उसको अलग से वेज दिया गया है, अलग से पे किया गया, नहीं, इक्वल पे होना चाहिए। उसी आर्टिकल 39A में लीगल, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था, इसमें लीगल एड की बात कहेगी कि इक्वल जस्टिस को हमें प्रोमोट करना है। और लीगल एड जो है, जो डिसवांटेज सेक्शंस है, जो बैकवर्ड लोग है, जो जिन्हें सामाजिक रूप स्तर पे उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए जो सेक्शन जो पीछे रह गए उनको एक लीगल एड प्रोवाइड करना है। जैसे कि जो हमारे न्याय के प्रक्रिया में जो मान लो किसी को वकील की जरूरत है या फिर किसी तरह के न्याय में प्रक्रिया में एक सहायता की जरूरत है, तो हमारा संविधान के आर्टिकल 39 में जिक्र किया है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि ये सब गाइडलाइंस के तो फॉलो करते हुए इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है। ऐसे ही इसी बेसिस पे आप देखते हैं कि एक नालसा बनता है, उसमें ये कह दिया गया है कि जो गरीब तबके लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सभी को न्याय में सहायता देनी होगी आपको, उनको सरकारी वकील प्रोवाइड करना होगा। उस तरह से ये लीगल एड की प्रोवाइड 1930A में करते हैं। आर्टिकल 41 से 43 है वर्कर वेलफेयर की बात करता है, इसमें काम करने का अधिकार है, एजुकेशन है, ह्यूमन कंडीशन को ठीक करने की बात है, लिविंग वेजेस देना है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन है, यानी हर समाज के लोगों को, सरकार को ध्यान रखना है कि हर समाज के लोगों को इक्वल वे, इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सके। किसी भी तरह का जो फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगता है उसमें राइट टू उसमें काम करने का अधिकार हो, एजुकेशन का अधिकार हो, इस सब चीज़ों के बारे में जिक्र करता है, हमारा इस गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब आर्टिकल 39 जो है वो एक इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है और एक कॉर्नर स्टोन है, एक तरह से हम कहे जाए। यह देता है लाइवलीहुड इक्वालिटी, इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस लाइवलीहुड फॉर मेन मनी, यानी औरत या फिर जो पुरुष है या स्त्री है उन सभी को लीगल राइट, मतलब इक्वल राइट देना है ताकि इन दोनों के जीने का अधिकार बिल्कुल सेम ही हो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेटेरियल रिसोर्स, वेल्थ कंसंट्रेशन को, जो मैंने बताया धन का एकत्रीकरण नहीं करना है,
किसी तरह के प्रोडक्शन के मीन्स पे किसी का मोनोपोली नहीं हो, इक्वल वेज है मर्द और औरत, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए इक्वल वे की बात करें, जो आज हम देखते हैं कि किसी एक ऑफिस में स्त्री और पुरुष को दोनों को इक्वल पे स्केल्स पे ही ज्वाइन कराया जाता है, वर्क करते हैं। इक्वल पे कहीं ना कहीं इस गाइडलाइंस के बेसिस पे है। वर्कर प्रोटेक्शन है, जो वर्कर और चिल्ड्रंस है जो काम जहाँ कर रहे हैं, इसमें हेल्दी और सेफ्टी के सारे गाइडलाइंस फॉलो किए जा सके, ये सब चीजें दिए गए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, इसमें दिया गया चाइल्ड डेवलपमेंट जो 42nd अमेंडमेंट से उसमें ऐड किया गया है। इसमें जो एजुकेशन की बात होगी, सारी चीजें इसमें जिक्र किया जाएगा। गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हम बात करें तो कि गांधीयन आइडियोलॉजी जैसे हमने बात किया था, ये दिखाता है कि जो गांधी जी की जो उनकी स्वदेशी, या फिर वो चाहते थे कि जिस तरह से हमारा देश हो, एक पंचायती राज हो, उनका ये सबसे बड़ा सपना था कि पंचायती राज का हो, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो बॉटम लेवल पे, उन सभी का पार्टिसिपेशन हो डेमोक्रेसी में। तो उसके बेसिस पे गांधी डिफाइन करता है, आर्टिकल 40 कहता है विलेज पंचायत, जो आज हम पंचायती राज जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गांधी जी के आइडियोलॉजी की वजह से है। तो उसमें कहा गया कि विलेज पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट हो, और 1992 73 में तो हो भी गया। तो ये एक प्रिंसिपल गाइडिंग दिए, गाइडलाइंस दिया गया सरकार को कि आप गांधी जी के जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे विलेज पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट करें। कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन हो सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारे अब एक अलग ही पार्ट बन गया है हमारे संविधान का, उसमें भी हिस्सेदारी की बात कहेगी। और गांधी प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें एससी और एसटी और जो वीकर सेक्शन है उनको जो एक एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे जो प्रमोट किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसमें दिखा है। 47 में है बैन इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल, यानी कहा कि जो शराब है, जो यूज ऑफ एल्कोहल है, उसको बंद किया जाए, सिवाय जो मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। जैसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें अल्कोहल, जैसे खासकर कफ सिरप वगैरह में अल्कोहल की मात्रा होती है, बिल्कुल कम में होती है, लेकिन होती है, उसके बिना वो ठीक भी नहीं होगा। तो कहा कि मेडिसिनल यूज के लिए तो हो तो ठीक है, कंजप्शन नहीं होना चाहिए। ड्रिंकेबल मतलब पीने योग्य जैसा काम नहीं करे, कंज्यूमेबल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 48 पे कहता है जो गौ हत्या है उसको बंद करना चाहिए, यह हमारे गांधीयन प्रिंसिपल को दिखाता है। और उसके ब्रीड्स को हमें इम्प्रूव भी करना है, यह हमारे गांधीयन प्रिंसिपल है। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात करें, सबसे पहले जो मैंने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 है, वो कहता है द स्टेट शैल इंडिवर द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडिया, यानी भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए जिसके बेसिस पे यूनिफॉर्मिटी हो, इक्वालिटी हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म का तो मतलब समझ में आता है कि ये सभी एक जैसा ही, यानी यूनिफॉर्मिटी वाली बात करें। ये सिविल कोड है, तो सिविल कोड का बहुत लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर चीजें यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है जैसे दो तरह के हैं, एक होता है क्रिमिनल केसेस, ये क्रिमिनल या सिविल। तो यहाँ पे जो सिविल है, जैसे इसमें होता है क्या क्या चीजें, मैरिज, ज्यादातर फैमिली मैटर्स पे होते हैं, फैमिली मैटर्स पे होते हैं। सिविल मतलब फैमिली मैटर्स पे होगा। उसमें अगर बात करें तो मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शंस या सक्सेशन, मेंटेनेंस, इन सभी मैटर पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जो अभी हमारे देश में नहीं है। हमारे जो सिविल मैटर्स है, जो पर्सनल जो लॉज है, उनसे गाइडलाइन किया जाता है। जैसे हिंदू के हैं, हिंदू जो पूरा आप तो कोड बन गया उसका, हिंदू कोड, उसके बेसिस पे है। मुस्लिम्स को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो AAMPLB होता है, उसके जो शरीयत लॉ, उसके हिसाब से सिविल मैटर डील किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने हर एक जजमेंट में, बहुत सारे जजमेंट्स में कहा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी की बात होगी तो इन सब मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी है। क्रिमिनल मैटर्स पे तो पहले से यूनिफॉर्मिटी है, जैसे कि IPC है, CRPC है, जो अब BNSS आ गया, ये सब यूनिफॉर्मिटी तो पहले से ही है। सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स पे ही हमारी यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं करें, सिर्फ सिविल मैटर्स की बात करें। और ऐसे भी बाकी सारी चीजें तो यूनिफॉर्म है भी। और सिविल्स में भी बहुत सारी चीजों में यूनिफॉर्मिटी दिखती है। जैसे आपको फैमिली में जैसे आपको शादी करने का है, मैरिज का जो प्रोटोकॉल है, मैरिज का जो लॉ है, उसमें अगर
जो अपने ही लॉ में, रिलीजन में या अपने कास्ट में शादी कर लिया वो तो अलग है, वो पर्सनल लॉ हो गया। लेकिन अगर किसी को डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रीजन्स के आपस में शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो वो इन्फॉर्मेटिव थोड़ी वहां भी दिखती है कि अगर शादी करना होगा तो इंडियन लॉ है प्रॉपर उसके लिए। तो ऐसे अगर वो लॉ दिया हुआ है कि पर्सनल लॉ पे डील किया जाएगा तो उसको हटना भी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे होना भी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। चाहबाने को इसमें हाईलाइटेड करके मैंने बताया था, ये अर्ली एजुकेशन है, जो बच्चे को एज है 6 से पहले अप टू 6 को ये देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो हम उसे दे भी गया है, तो एज 6 में दिया गया है। आर्टिकल 48 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है इसमें, इसी के तहत 1976 में भी इसके बात को मान लिया गया, तो गाइडलाइंस फॉलो हो चुका है। आर्टिकल 40 में सेपरेशन ऑफ जुडिशल, यानी जो हम कहते हैं कि जुडिशरी हमारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से कैसे कैसे अलग है, वह उसका है सेपरेशन में, जुडिशरी वाले में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 कहता है। यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल है, वो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर जो जुडिशरी है उनको अलग से फंक्शन करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए। आर्टिकल इंटरनेशनल पीस की बात करता है, कहता है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल पीस है और उसको जो लॉज है उसको हमें रेस्पेक्ट करना है, और हमें एज अ नेशन, इंडियन कंट्री को पीस के प्रिंसिपल्स पे फॉलो होना है। अब हम ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक लॉ बना है, तो क्या क्या है हम इस सब चीजों को देखेंगे। डायरेक्ट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस ही है जो सरकार को देती है कि आपको पॉलिसी बनानी है, तो हम ये देखेंगे कौन कौन सी पॉलिसी के जो बात मान के गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ बनाया है। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है हमारे संविधान का, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे, मतलब इतने कर दिया गया था लगातार लगातार, एक तो 10 लगातार, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जो अमेंडमेंट एक्ट सब लगातार ही हो रहा था उस टाइम पे। तो 30 का आर्टिकल 39 के एफ में ये हो गया, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जिसमें ऐड कर दिया गया। 39A प्रमोटेड सिक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, जो हमने देखा था। 39A मतलब अमेंडमेंट होकर बना है। 43A में प्रिंसिपल वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की गई है। 48A में प्रोटेक्टेड एंड इम्प्रूवमेंट एंड सेफगार्डेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बेसिस पे, इसलिए आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसी के बेसिस पे बना गया था। 1976 में जो उसके प्रिंसिपल दिए गए थे, वो सारे बॉडीज पहले ही बन के तैयार हुआ था, लेकिन उसमें अब यह कानून के तौर पे हो गया। और ये शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट अलाइनिंग विद द डीएसपी गोल्स, यानी स्टेट लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट में दे गया। जैसे फॉरेस्ट पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट का लिस्ट था, अब वह कंकरेंट लिस्ट में है, यानी सेंट्रल का भी उसके ऊपर पावर कंट्रोल है, तो वो हो गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट, जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई उसके बाद, इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट आया, तो उन्होंने भी कुछ कुछ एक्ट किए, अमेंडमेंट एक्ट किए, कुछ कुछ पॉलिसी को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। 38 को अमेंड किया और प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द बाय सीकिंग सोशल वर्क विद जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल को हमने बढ़ावा देते हुए 38 में अमेंडेड करके, ताकि इक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जाए, इंडिविजुअल ग्रुप्स में एक इक्वालिटी की बात की जाए। उसके बाद 2002 में जो 86 अमेंडमेंट आया था, इसमें 30 आर्टिकल 21A जो कहता है कि हर किसी के पास शिक्षा का अधिकार है फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, उसको अलग से ही संविधान का पार्ट बना दिया। जो हम ये पार्ट आर्टिकल 21A देखते हैं वह वहीं पे ऐड हो गया। उसके बाद आर्टिकल 45 में भी ऐड किया, चेंज टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल अंटिल द कंप्लीट ऑफ एज ऑफ 6 ईयर, यानी अब देखिए उसमें गाइडलाइंस में अब ये दिया दिया कि अब स्टेट जो है ये गाइडलाइंस पॉलिसी देखेगी कि 6 साल के बच्चे तक को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद से जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो तो एक अधिकार ही बन गया, जो आर्टिकल 21 में है यह एक अधिकार ही बन गया। उसके बाद हम देखेंगे लोगों में यह जो जनता है, सिटीजन्स है, उनको कहा है कि आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना ही करना है। ये आगे भी देखेंगे जब अगला पार्ट पढ़ेंगे तो। फिर उसके बाद 1970 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है उसमें ये कहा गया 2011 वाले में
ये ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा। ये जो पार्ट 9A जो हम जब पंचायती ए में देखते हैं, तो पंचायती राज के जस्ट नीचे अगला जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव जो है उसको अलग ही पार्ट दे दिया गया। और 43 भी ऐड कर दिया गया कि मैंडेट द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मैनेजमेंट के ऊपर जो गाइडलाइंस होगी उसको बाद में कर सकेगी गवर्नमेंट को। ये सारे हमारे अमेंडमेंट्स के थ्रू आए हुए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो एक संविधान का हिस्सा ही बन गए, जैसे कि राइट टू हैव एजुकेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो कानून थे वो सारे हो गए। और कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है, जो गाइडलाइंस है, जो हमारे आर्टिकल, जो हमारे पार्ट 4 है उससे बाहर है। जैसे कि आर्टिकल 335, इससे कहा गया है कि SC ST के जो सर्विस में जो प्रमोशंस है या फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पोजीशंस पे है उसको प्रमोट करना है हमें, तो आर्टिकल 335 में दिया गया है। और 350A में कहा गया इंस्ट्रक्शन फॉर मदर टंग, मदर टंग पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो एजुकेशन में उनसे प्रमोट करना है उसके लिए कहा गया मदर टंग को आपको बढ़ावा देना है। ये पॉलिसी अब ये गाइडलाइंस के थ्रू अब चलना होगा। आर्टिकल 3051 में है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज प्रमोटिंग नेशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो आजकल हम डिबेट देखते हैं कि हर एक नॉर्थ टू साउथ हर की स्टेट में कि आपको हिंदी एज एन ऑप्शनल पेपर रखना होगा, लोगों को हिंदी पढ़ना होगा, जो बच्चे हैं उनको हिंदी पढ़ना होगा, ताकि वो एक हिंदी भाषा के ऊपर जो हमारे मेजोरिटीज में बोली जाती है एज अ पढ़ सके, उसको बारे में समझ सके। तो ये प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये डायरेक्शन है। अब ये लागू कराने के लिए, जो संपूर्ण रूप से लागू करने को संविधान जो गवर्नमेंट है उसके लिए बाध्य नहीं है, वो एक पॉलिसी के तौर पे है, गाइडलाइंस के तौर पे है। ध्यान रखें ये सारी चीजें जो भी है ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, सेम एज पार्ट 4 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम कंपेयर करें फंडामेंटल राइट्स, DPSP और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, वो आपस में कैसे कंपेयर है उसको हम देखते हैं। जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट्स है, एक तो वो जस्टिसिएबल नेचर का है, जो नेचर की हम बात करें उसमें जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है, और DPSP नॉन जस्टिसिएबल है। जो पर्पस है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन उसको दिखाता है। और यह सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए है। और इन्फोर्समेंट की बात करें तो कोर्ट ही इसको इन्फोर्सियत करती है कि अगर कोई इसको उल्लंघन करेगा तो उसको ये सजा दी जाएगी या फिर उसको बाध्य किया जाएगा। वॉलंटियरी कंप्लायंस है, आप करें या ना करें इसके ऊपर है, लेकिन एज ए सिटीजन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए। और रिक्वायर लेजिस्लेशन, यानी यह गाइडलाइंस है तो यह पूरा का पूरा सरकार के ऊपर है, और उन्हें लगेगा कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अगर पब्लिक ओपिनियन है तो करना होगा, नहीं तो वो बाध्य नहीं है सब चीज़ों से लेकर। ओरिजिन कहाँ से होता है फंडामेंटल राइट्स का, हमने लास्ट में पढ़ा था USA से। और फंडामेंटल ड्यूटीज आता है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, और DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो कि आयरिश ने खुद स्पेनिश से लिया था। और स्टेट्स रोल मतलब जो राज्य का क्या है इसमें है, एक्शन को रिस्ट्रिक्ट्स करता है, उसको लिमिट्स करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई ऐसा रोल नहीं है। और DPSP में यह डायरेक्ट देता है, डायरेक्शन देता है कि आपको ये सारे काम करने चाहिए। सरकार को एक पॉजिटिव वे में देता है कि आपको ये सब चीज करोगे तो एक वेलफेयर स्टेट बनाने में हमारे काम आएगी। अब हम थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं और DPSP के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, या फिर DPSP से रिलेटेड जितने भी केसेस है उसको जिक्र करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स हैव इवॉल्व थ्रू लैंडमार्क जस्टिस, मतलब रिविजन सिस्टम। जो लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू जो हम फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए हमारे पास कोर्ट है, और DPSP लागू करने के लिए सरकार के विजडम के ऊपर है, सरकार के ओपिनियन के ऊपर है। सरकार बहुत बार ऐसा करती है, जो DPSP जो जो बातें लिखी गई थी, जो हमने बात पढ़ी थी कि इक्वल पे, इक्वल वेज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं SC ST से उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा करना है, तो
उस सब को प्रमोट करने के बहुत बार एक कानून लाती है, लेकिन एक बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फंडामेंटल राइट के साथ कोलाइड कर जाती है, उनकी आपस में भिड़ंत हो जाती है। उसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है चंपकम दुराराजन केस। हुआ क्या था, मद्रास में एक एज अ पॉलिसी आया था कि जो SC ST या फिर नीचे जो कास्ट है उनको प्रमोट करने के लिए उनके पास ये दिया कि रिजर्वेशन की पॉलिसी की बात कही गई। तो चंपा दुराराजन एक महिला थी, उन्होंने यह केस किया मद्रास कोर्ट में कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, हमारा आर्टिकल 15 कहता है किसी भी ग्राउंड्स पे जो रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है उसके बेसिस पे हमारे साथ इनइक्वालिटीज नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो फिर उन्होंने ये कैसे कर दिया, रिजर्वेशन की पॉलिसी कैसे बना ली है, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बेसिस पे मद्रास हाई कोर्ट ने उस मद्रास गवर्नमेंट को कहा, स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप वो ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल है, वाइड है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा कि हाँ, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो आप सिस्टम ला रहे हैं वो ठीक नहीं है DPSP, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारा सैंक्रोस्केंट नेचर है, वो हमारा ऊपर है, DPSP उसके नीचे काम करता है, वह हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि DPSP। फिर उसके बाद गोलकनाथ का केस आता है, और ये कहा गोलकनाथ के केस में कि जो आप गुलकता का केस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लैंड सीलिंग से रिलेटेड था, कि पंजाब में एक फैमिली थी गुलकनाथ फैमिली, उनके फैमिली को वहां पे जो लैंड सीलिंग एक्ट था उसके तहत ये कह दिया गया था कि इतने ज्यादा एकड़ से आप लैंड नहीं रख सकते, तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार देके कहा कि हमारे पास प्रॉपर्टी का अधिकार है, उसके बेसिस पे हम रख सकते हैं, तो आप राइट टू इक्वालिटीज। और ये भी कहा था कि जो आर्टिकल 13 में जो लॉ है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी आपने बनाया है, जो हम उसमें भी देखे थे गोलकनाथ केस में भी, जैसे 1960 में शंकरी प्रसाद वाले केस में भी देखे थे, उन्होंने कहा था कि जो आप कानून बना रहे हैं वो वैध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, वो सैंक्रोस्केंट इन नेचर है, और आप उसको अमेंड तो करोगे लेकिन फिर भी फिर बाद में हम ये केस और इवॉल्व होकर बस केशवनाथ भारती में ये बात आती है कि आप संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आप अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हो उसको फिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में एक 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि जो चंपक दुराराजन केस हो रहा था उसके तहत ये भी कहा कि ये सब चीजें हो ही रही थी, फंडामेंटल राइट्स को गोलकनाथ केस में हो भी गया था, तो उन्होंने कहा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट में कह दिया कि हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड और DPSP से रिलेटेड जो भी हम काम कर रहे हैं 39 में जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं ताकि नीचे तक लोग लाग सके, उनके तहत यह अमेंडमेंट एक्ट में लिखा ही दिया कि जो 39B और C से रिलेटेड जितने भी होंगे वो आर्टिकल 14 एंड 9 का वायलेशन नहीं करता है, और उसके तहत आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। बाद में जाके जो केशव भारती केस है उसमें भी इस बात कर दिया, और उसमें ये कह दिया गया कि 31C ठीक है आपका, 30 जो आप डालना चाह रहे हैं 24th अमेंडमेंट जो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक बात गलत है आपकी कि आप संविधान के आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आप अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती में से कहा जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर मान दिया। वो क्या था, 1971 के जो गोलकनाथ केस था या फिर केशवानंद भारती केस थी, इन सब केस से ना इंदिरा गांधी बहुत सारे अमेंडमेंट ला रही थी, और उन्होंने कह दिया था एक जो अपनों ने कानून बनाया था 31C उसको एक जुडिशियल रिव्यू दे दिया था। जो आर्टिकल 31 जो है राइट टू हैव प्रॉपर्टी की बात, उसमें क्लॉज सी डलवा के ये कह दिया था कि जो ये एक्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू दिया गया है, 9 शेड्यूल में है, लेकिन केशवानंद भारती ने ऐसे कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू ही बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकते। तो केशवानंद भारती ने कहा, फिर मिनवाल मिल्स एक बहुत बड़ा बैलेंस देके चला गया कि फंडामेंटल राइट और DPSP दोनों पैरेलल चलने चाहिए, दोनों आपस में तर्कसंगत होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे, एक दूसरे को आप वैलिड कर करके आर्टिकल जैसे 31C में भी ये कह दिया कि जहाँ पे आर्टिकल 31C के तहत आया गया लोगों में वेलफेयर सोसाइटी के अपलिफ्ट करने के लिए लाया जाएगा, तो उसमें आर्टिकल 14 बीच में नहीं आएगा, इसलिए कहता है आर्टिकल व्हेनेवर आर्टिकल 31C कम्स 14 गोज आउट। तो मिनिमल विल्स केस में ऐसा हो गया।
कि एक बैलेंस बना के आपको चलना है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बेसिस पे। जो अब भाई हमारा करंट सिचुएशन इस तरह से है कि जैसे मिनवा में इस केस में दिया गया है कि प्रेजेंट पोजीशन कुछ तरह का है कि फंडामेंटल राइट्स सुपरमेसी तो है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल also can be implemented. The parliament can amend the fundamental rights for implementing, और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है डीपीएसपी लागू करने के लिए। मिनिमम इसके केस के बाद ऐसा जो अब करंट पोजीशन है क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी लागू कराने के लिए, लेकिन इस बात ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती से इवॉल्व हुआ है, डॉक्ट्रिन आया है, उसको आपको हिट नहीं करना है, आपको उसको ध्यान में रख के करना है। अब है आर्टिकल 31C जो हमने बैलेंसिंग एक्ट की बात कही थी, ये 31 39B 39C को कह दिया गया था कि आर्टिकल 49 और 19 बीच में नहीं आएगा। जब हम 39 39B 39C के हम पॉलिसी को जो गाइडलाइंस है डीपीएसपी में उसको लागू करते समय 14 या 19 नहीं आएंगे। फिर 42 में 96 में लाया था कि ऑल डीपीएसपी लॉज अगेंस्ट 49 इन प्रोटेक्शन दे दिया, उसमें कहा कि जो डीपीएसपी के लॉज है उसके अगेंस्ट में 14 या 19 बीच में नहीं आएगा। मिनरवा मिल्स ने कह दिया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके डीपीएसपी को लागू कर दिया जा सकता है। याद रखिए डीपीएसपी में हम आज के सिचुएशन में डीपीएसपी में कोई भी किसी तरह का लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छुए, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट जो हम बात कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, पार्लियामेंट के पावर है जो फंडामेंटल डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करता है विदाउट हार्मोनाइजिंग स्ट्रक्चर, हमने पहले बात कर ली। फंडामेंटल राइट्स के सुपरमेसी है, डीपीएससी बीच में आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है। जुडिशियल विजडम है, कोर्ट मेंटेन्स हार्मनी बिटवीन बोथ इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, यानी कोर्ट के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लो डीपीएसपी लागू करना ही है बहुत बार ऐसी चीजों में, तो कोर्ट को एक बैलेंस करके रखना है। बोथ वर्क टुगेदर एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेज ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी जो ओवरऑल सोसाइटी है जो हमारी, उसको तो डीपीएसपी के जो गाइडलाइंस दी है वो भी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए, तो एक बैलेंस बना के चलना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, उसको लागू कराना है ताकि हम लोगों में सोशल जस्टिस दे सके, इकोनॉमिक इक्वालिटी दे सके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे सके, इन्वायरमेंट केयर भी है और ग्लोबल पीस। जो सारे गाइडलाइंस, देखिए सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके एक पूरा ही अलग एक्ट्स जो बनाना चाहते हैं, जो गाइडलाइंस पॉलिसी करना है, वो थोड़ा मुश्किल काम है सरकार के लिए, लेकिन कराना चाहे तो करा ही सकती है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बार यह एक वेपन की तरह काम करता है, खासकर इलेक्शन के टाइम पर, कि ये सब बातों का जिक्र करके हम वोट बटोर सकते हैं कि हाँ हम तुम्हारे सोसाइटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, SC ST को वेरीफाई करने के लिए, या फिर कोई भी इकोनॉमिक सेक्शन है उसको आरक्षण देने के लिए, या वोटों को लिवाने के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर हम इसकी असली वजह को जाने, गाइडिंग प्रिंसिपल्स को माने, तो हमारे ये इन सभी चीज़ों को, जो सोशल जस्टिस है, कल्चरल प्रिजर्वेशन है, इन सभी को फॉलो किया जाए, इन सभी को बचाने के लिए, ये सब क्वालिटीज़ देने के लिए, डेमोक्रेसी देने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो एक सरकार को समय के अनुसार फॉलो करना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि सभी पॉलिसी को एक बार में मान लेना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार लोगों के ओपिनियन के हिसाब से, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के हिसाब से भी काम करना चाहिए, ताकि एक वेलफेयर स्टेट जो हमारा सपना हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो देखा था वो लिया जा सके, स्टैब्लिश किया जा सके। आशा करता है अब मेरे हिसाब से ये सारा कंप्लीट हो जाएगा डीपीएसपी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जो जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स है, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, सभी का जिक्र किया गया है। आप इसी डीपीएसपी को बिल्कुल वही 3 प्रिंसिपल के तौर पर पढ़े। एक सीक्वेंस में आर्टिकल याद करने जाएंगे तो भूल जाएंगे, इस सीक्वेंस में याद ना करके एक 3 प्रिंसिपल्स में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स ने इसको डिवाइड किया है तो याद करने में आपको आसानी होगी, उसी बेसिस पे आपको याद कीजिए।
तो यह डीपीएसपी समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट केसेस है इसका जिक्र भी हो गया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग उसको नोट आउट करते रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।